नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बदलाव। बड़ी शांति से मेरा घर खड़ा था, जैसे कि कोई बड़ा तूफान गुजर चुका हो। बिल्कुल ही मौन और स्तब्ध। मैंने टैक्सी वालों को पेमेंट किया और अपने सामान लेकर बड़े से गेट से अंदर आने लगी। कोई हलचल नहीं, कोई शोरगुल नहीं। ऐसा लग रहा था कि घर में कोई है ही नहीं। नहीं तो पिछले साल जब मैं आई थी, तब मेरे गेट में घुसने से पहले ही दोनों भैया ने बच्चे हुआ करते हुए मेरे आगे पीछे दौड़ने लगे थे। अरे भाई तो ठहरे भाई, पहले नमिता तो अंदर आने दो। बड़े भैया हंसते हुए जब चारों बच्चों की खिड़की लगाई, तब चारों बच्चों अलग होकर मुझे बैठने का मौका दे दिया था। मैं भी अपनी पर्स खोलकर सबसे पहले उन्हें चॉकलेट थमाया, फिर उनके गिफ्ट निकाल कर दे दिया। दिन भर पूरे घर में बच्चों की आवाज गूंजती रहती थी, क्योंकि उस समय स्कूल भी बंद था। बच्चे के दिन भर घर में रहते थे और उधम मचाया करते थे। हमारा वह बड़ा सा आंगन, जो हमारे ही बचपन का गवाह था, अब नई पीढ़ी का भी बहुत ही खुशनुमा आंगन था। कई बार उनके शोर शराबों से माँ परेशान हो जाती थी। उनके चिपलों से उकताकर उन्हें डांट भी देती थी। फिर उन्हें याद आता था कि वो हंसकर कहती, नहीं था, मैं सठिया गई हूँ। बच्चे की आवाज मुझे चुभती है। मैं अपना सूटकेस सिसलाती हुई ड्राइंग रूम तक आ चुकी थी। दरवाजे मेरे स्वागत में खुला हुआ ही था, मगर अंदर भी कोई नहीं था वहाँ पे। माँ, आप कहाँ हैं? मैं आवाज देकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कहीं से कोई आवाज नहीं आई। अंदर घुसकर जैसे ही मैंने आंगन को देखा, मेरा दिल टूट गया। अब यहाँ एक ऊंची दीवार खड़ी हो चुकी थी उस आंगन में। मतलब उस और बड़े भैया का हिस्सा था, अब बीच में बंटवारा हो चुका था। अपने कमरे के पीछे वाले बालकनी में माँ अकेले बैठी। उन्हें मेरी आहट भी सुनाई नहीं पड़ी। जैसे ही मैं वहां पहुंची, उसकी नजर मुझसे टकराई तो उन्होंने बड़ी ही उदासी भरे आवाज में उन्होंने कहा, नविता आ गई बेटा, आओ बैठो, पानी पी लो। अभी सुधा आती होगी, तब तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, बोली। मेरा दिल बुझ गया। मतलब अब माँ को मेरे लिए चाय बनाने के लिए भाभी से इजाजत लेनी होगी। माँ भी जिम्मेदारी का बोझ तो नहीं बन गई है। कई बातों मेरे दिमाग में घूमने लगे। मुझे चुप देखकर माँ ने फिर से कहा, कहाँ खोई हो नमिता तुम? नहीं माँ, मैं पहले फ्रेश हो जाऊंगी, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। आप आराम से बैठिए, मैं नहा लेती हूँ। नमिता कहकर वहां से चली गई। ठीक है बेटा, यही मेरा बाथरूम है, नहा ले और अपना बैग भी यही रख ले। क्यों माँ? नमिता पूछी। फिर मुझे याद आया कि मेरा कमरा जो शादी से पहले मेरा होता था, वो तो बड़े भैया के हिस्सा में चला गया। बंटवारा के बाद मेरा मन फिर से कचोट गया। बचपन की यादें भुलाए नहीं भूलती, वो हम पर हावी होती है। बड़े बूढ़े मन से मैंने अपने सूटकेस से कपड़े निकाले और तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गई। सावन की ठंडी फुहारें मेरे शरीर को ठंडक पहुंचा रही थी, मगर मेरा मन अभी उबल रहा था। कई बार माँ की बातें फोन पे आ जाती थी। नमिता, अब तेरे बाबूजी के बाद दोनों भाई वैसा नहीं रहे जैसे पहले थे। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं जैसे तेरे बाबूजी की थी। मैं उन्हें समेट नहीं पाई, उनका लड़ाई खत्म नहीं कर पाई। आखिरकार इस घर का बंटवारा हो ही गया। मैं नहीं चाहती थी मेरे जीते जी इस घर के बीचों बीच दीवार पड़े, मगर माँ की सिसकती हुई आवाज सुनाई पड़ती तो मैं उन्हें सत्तावना देने के लिए कहती, अरे माँ, यह तो हर घर की कहानी है। और फिर जब पापा ने वसीयत मनवा कर ही गए हैं, तो फिर यह लड़ाई झगड़ा क्यों? अब माँ के उदास चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले एक साल में उन्होंने सिर्फ अपने पति नहीं खोया, बल्कि बच्चों को भी इस एक साल के अंदर में खो दिया है। काफी देर तक शावर के नीचे रहने के बाद मेरा मन थोड़ा सा रिफ्रेश हो चुका था। थोड़ा नहाने के बाद मैं कपड़े बदल कर बाहर आई, तब तक सुधा भाभी आ चुकी थी।
भाव आओ नमिता, गर्मा गर्म पकौड़े खाओ। तुम्हारे भैया तुम्हारे फेवरेट मोमोज बनाने के लिए रुक गए हैं। रात में तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट तंदूरी चिकन मोमोज आ रहा है। तुम्हें पसंद है ना? हाँ भाभी, नमिता बोली। भाभी का तनाव मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मुझसे ऐसा लग रहा नहीं कि 6 महीने में इतना बड़ा तूफान आकर इस घर से चला गया है। इतना बड़ा तूफान के घर में दीवार उठाने की जरूरत पड़ गई है। ना जाने इस मनमुटाव का कौन सा कारण होगा। सामने माँ बैठी हुई थी, इसलिए मैं भी मुस्कुराती हुई बोल रही थी। चाय पीने के बाद माँ ने मुझसे कहा, नमिता तुम आराम करो, मैं पूजा कर लेती हूँ, शाम हो गई है। ठीक है माँ। मैं फिर सुधा भाभी से कहा, भाभी चलिए मैं आपकी किचन में मदद करवा देती हूँ। बस माँ का खाना है वो मैं बना दूंगी, हम लोग तो मोमोज ही खाएंगे ना। माँ के हटते ही भाभी के चेहरे पे कई उतार चढ़ाव आने लगे। उन्होंने बड़ी दबे स्वर में कहा, नमिता तुम्हें तो ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने घर में बंटवारा करवा दिया, मगर ऐसा नहीं है। कोई कब तक चुप रह सकता है? रिश्ते के भी हद होती है। कोई झुकता है तो सामने वालों को भी इज्जत करना चाहिए। बड़ी भाभी ने तो हद ही पार कर दिया। अपने मायके वालों को बुलाकर महीना महीना रोक कर रखती थी और उन सबको खाना मैं अकेली बनाती रहती थी। बताओ यह सब कुछ ठीक लगता है क्या? वो अपनी ननद से बोली। उस पर बड़े भैया कभी कुछ भी नहीं बोलते थे उसे। वो अपनी भड़ास निकालने जा ही रही थी कि उतने में मुझे लगा कि मेरा चुप रहना ही ठीक है। इसलिए मैंने कहा, भाभी आपको जो ठीक लगे आप वही कीजिएगा। नमिता अपने भाभी से बोली। रात में खाने के टेबल पर कई तरह के डिशेस सजे हुए थे। मोमोज, पास्ता, नूडल्स, मिठाई और कई तरह के आइटम रखे हुए थे। प्रवीण भैया के चेहरे पे मेरे आने की खुशी दिख रही थी। अच्छा से खाओ नमिता, सब तुम्हारी पसंद का ही है। हाँ भैया, मगर आप दोनों ने मुझे अचानक ही यहाँ क्यों बुलाया? तुमसे काम था क्या? नमिता, नहीं तो बुलाना देती रहती जिंदगी भर, इसलिए बुलाना पड़ा। कैसा बुलाना? मैं आश्चर्यचकित थी। तभी बड़ी भाभी का फोन मेरे फोन पे आने लगा। मैंने उठाकर हेलो बोला तो बड़ी भाभी ने उधर से बोली, आ गई नमिता, कल सुबह का चाय नाश्ता हमारे साथ ही करोगी। तुम्हारे भैया ने खास इंतजाम करके रखा है। इसकी क्या जरूरत थी भाभी? मैं संकोच में भरकर बोली। अरे तुम बड़ी भाभी से इतना फॉर्मेलिटी क्यों कर रही हो? तुम्हारे भैया ने छोले भटूरे का ऑर्डर दे दिया है तुम्हारे लिए। कल सुबह सुबह तुम्हारे लिए जलेबी और छोले भटूरे आ रहे हैं। कल सुबह तुम आ जाना। ठीक है भाभी, नमिता जवाब दी। मैं सवालिया निगाहों से भैया भाभी की तरफ देखा। उन्हें भाभी से इनवाइट नहीं किया था। मुझे बहुत बुरा लगा। भैया आपको बोला नहीं आने के लिए, नमिता बोली। अरे कोई बात नहीं, मैं वैसे भी वहां नहीं जाता। ना जाने किस बात की करवाहट करते भैया के अंदर आ गई थी। अधूरा खाना छोड़कर वहां से उठकर चले गए। दूसरे दिन बड़ी भाभी के यहाँ गर्मा गर्म छोले भटूरे और गरम जलेबी खाते हुए मुझे लग रहा था कि नहीं कि बड़े भैया और भाभी में प्रेम में कहीं कोई दिखावटीपन आ गया है। मेरे लिए दिल खोलकर उनका प्रेम झलक रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। भाभी ने कहा, नमिता जल्दी से नाश्ता खत्म कर लो, मैं तुम्हारे लिए मसाले वाली चाय बनाने जा रही हूँ, जो तुम्हें पसंद है ना? बड़ी भाभी बोली। मेरी आंखों में आंसू आ गए। विवेक भैया मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, क्या बात है नमिता, तुम रो रही हो? बड़े भैया ने पूछा। हाँ भैया, इस घर की बंटवारा ने दिल तोड़ दिया। ना जाने क्या बात है, मुझे नहीं पता, मगर पापा के जाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि घर के बीच में दीवार खड़ी हो गई? नमिता पूछी। बड़े भैया लंबी सांस लेकर बोले, माँ भी यही बोलती है, तुम भी यही बोल रही हो। तुम दोनों की शिकायत यही है
इसलिए मैंने अपने हिस्से का जमीन बिल्डर को दे दिया है। बड़े भैया ने बोले, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने अपने लिए एक फ्लैट ले लिया है। बड़े भैया नमिता से बोले, फ्लैट ले लिया है? मगर कहाँ? मैं आश्चर्य भर उठी। यही गोविंद नगर में सूर्या अपार्टमेंट पे नया घर लिया है। जब चाहो तब चली आना। वैसे जब भी गृह प्रवेश होगा मैं तुम्हें फोन करूंगा। मेरे पास कई प्रश्न थे मगर मैं चुप रहकर नीचे आ गई। कैसा लग रहा नाश्ता तुम्हारा? परवीर भैया पूछने पर मैंने कहा, बहुत अच्छा, मगर कुछ कमी थी। क्या? भैया ने पूछा। आपको पता है कि बड़े भैया अपना घर बेचकर सूर्या अपार्टमेंट में अपना फ्लैट ले रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं पता था। परवीर भैया ने कहा, मैं तो तुम्हें यही बताना चाह रहा था कि मैं यहाँ जमीन बेचकर दूसरा फ्लैट लेने वाला हूँ। फिर परवीर ने कहा, इस घर में ना धूप आती है ना ही हवा, कुछ भी नहीं आता है। अच्छा है कि फ्लैट लेकर उसमें रहे ताकि धूप हवा सब वहाँ पे आए। अब तुम ही देखो कितना घुटन भरा आंगन हो गया है यहाँ पे। मैं मन ही मन बोली, भैया यह घुटन आपके और बड़े भैया के दिमाग के फितूर के कारण हुई है, नहीं तो इस आंगन में ही तुम्हारा बचपन बीता है हमारा। कितने चिड़ियों के यहाँ अपने घोंसले बनाए थे, कितनी बार गेंदा और गुलदारी हमने यहाँ पकाया था। झूठ झूठ का घर बनाकर हम खेले थे और ना जाने कितनी बार 50 चोर का किस्सा बना था, मगर अब यहाँ सांस भी नहीं आ रही है। मैं चुप ही नहीं रही। मैंने ऊपर से यही कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, यहाँ तो घुटन सी लगती है, हवा का नाम और निशान नहीं है। नमिता माँ जिद कर रही है बड़े भैया के पास जाकर रहने के लिए, तो शायद माँ अगले महीने बड़े भैया के पास चली जाएगी। तब तक मैं इस जमीन के सारे फॉर्मेलिटी पूरी कर लूंगा। मेरा मन तितका से भर उठा। क्या माँ भी एक जिम्मेदारी है? उनका भी बंटवारा है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ पे। अगर आज पापा होते तो शायद किसी की हिम्मत नहीं होती इस घर में दीवार उठाने की। माँ की ममता और प्यार में तुम्हें आप दोनों को इतना बेपरवाह बना दिया कि आप दोनों ने हद ही पार कर दी। मैं बहुत ज्यादा टूट गई थी। दिखावटी सब नहीं थे, जज्बात नहीं थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं खुद को बेटी की माँ थी, कहीं यही दाना मेरे बच्चे के बीच में मन में न आ जाए। मैंने भैया से कहा, भैया कूदने के लिए माँ को मेरे पास भेज दीजिए। पर क्यों? परवीर भैया आश्चर्यचकित से हो गए और पूछा, मेरा मन नहीं लगता भैया। भैया बच्चे हॉस्टल में है, भुवन टूर पे ही रहते हैं और मैं ज्यादातर अकेली रहती हूँ, तो मेरे साथ बोलने बतियाने वाला कोई तो रहेगा। हाँ ठीक है, कुछ दिनों के लिए तुम माँ को ले जाओ, भैया ने कहा। ठीक है भैया, मैं ले जाती हूँ। मैं माँ के साथ गाड़ी में बैठ गई। माँ के उदास चेहरे पर खुशी तो नहीं थी, मगर कुछ दिन बेटी के साथ रहने की एक संतुष्टि थी। कम से कम उनके मन को टटोलना, उनके भारास तो निकाल दूं। बेटी हूँ तो अपना फर्ज पूरा कर दूं। एक और बंटवारा मैंने कर लिया था, माँ की खुशियों का बंटवारा मैंने कर लिया। गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। दोनों भैया की लाडली बहन फिर आने का वादा करके वापस अपने ससुराल चली गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तो साथ ही बेल आइकन पर ताकि मेरे आने वाली और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।